तो आज लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक और पार्ट। इससे पहले जो भी वीडियो प्लेलिस्ट पर उसे जाकर देखिए। आज पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, उसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आज क्लियर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए और समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो वह होता है विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में। विकास जो होता है उसके बाद चौथे या 5वें सप्ताह से होता है। अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल जो होता है वह 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। अगला है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो वह होता है कशेरुकी रज्जु में होता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। अगला कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव में जो होता है 206 हड्डी होता है। अगर पूछेगा नवजात शिशु में तो वह हो जाएगा 300, और शिशु में पूछेगा तो 208 होता है। इसे याद रखिएगा। अगला नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून मृत कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है नाखून? तो मृत कोशिका का बना होता है। मृत कोशिका के द्वारा द्रव से बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता, जिसमें रक्त परिवहन नहीं होता है। इसी कारण वह नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। आगे देखिए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा दीर्घ भाग कौन सा होता है? तो वह होता है दीर्घ मतलब होता है सबसे कठोर भाग। तो वह होता है एनामेल, जो दंत वलक यानी कि दांत का बाहरी भाग को भी कह सकते हैं, जो सफ़ेद दिखता है। तो वही इनामेल है जो सबसे कठोर भाग होता है। अगला है कि शल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? तो वह जोड़ का प्रतिस्थापना करना। आगे देखिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कान की होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे अस्टेबिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेबिज। कान में टोटल 6 हड्डी होती है। कितनी होती है? 6 हड्डी होती है। एक कान में 3 और 3 के होती है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो बोल सकते हैं वह जांघ में होती है। कहाँ होती है? जांघ में, जिसे फीमर के नाम से जानते हैं। आगे है कि कशेरुकी रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो वह पाया जाता है 31 जोड़ी। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी। आगे कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वह होता है 12 जोड़े। अगला कि मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु यानी कि डिंब को निषेचन करता है। तो मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में जो है शुक्राणु या डिंबवाहिनी को निषेचन करता है। अगला कि वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वयस्क मानव जो होता है उसके शरीर में लगभग 65% जल होता है। सबसे ज़्यादा यही होता है। अगला है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो वह है कैल्शियम और फास्फोरस का। अगला कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो वह है जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी माना जाता है। अगला कि परिधर्वनशील भ्रूण की सुक्रसन से कौन सा रक्षा करता है? तो वह करता है उल्ब रक्षा करता है। अगला कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में लगभग 20 दांत जो है 2 बार आता है। और टोटल कितना होता है? टोटल पूछेगा तो 32 दांत होता है। आगे देखिए, आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो वह है कोलम या स्फेन्क्स गुहा कहा जाता है। अगला है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुत्थान यानी भवन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। अगला है कि कंडरा किसको जोड़ती है? तो वह पेशी को स्थिति से जोड़ती है। अगला कि स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? तो यह संयोजिक उत्तक है। कैसे हैं? संयोजिक उत्तक है। अगला कि स्तनियों की स्थिति यानी उपस्थिति से भिन्न कैसे होती है? तो वह होता है हैबेरियन नलिकाओं के कारण होता है। अगला कि अस्थि या मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो वह बना होता है ओसिन का। किसका? ओसिन का बना होता है। अगला कि स्थितियों को कठोर बनाने वाले लवण यानी मुक्तक क्या होते हैं? तो वह होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट यानी फास्फेट के रूप में रहता है। अगला कि लसिका में किन रुधिराणुओं का अनुपस्थित होती है? तो वह होता है लाल रुधिराणु का होता है। अगला कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के यानी जो जानवर का खूर होता है उसके निर्माण में सहायक है? तो वैसे कहा जाता है कीरेटिन। क्या कहा जाता है? कीरेटिन। यानी कि त्वचा, बाल, नाखून और सींग या खूर के निर्माण में सहायक करता है कीरेटिन। अगला है कि अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो वह होता है ओसिन। जो हड्डी में प्रोटीन होता है उसे क्या कहा जाता है? ओसिन कहा जाता है। अगला है कि अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं?
तो हड्डियों में जो मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसे कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट कहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट कहते हैं। अगला है कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो वह होता है ओस्टियोक्लास्ट के रूप में। अगला है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो वह होता है संयोजिक ऊतक से। संयोजिक ऊतक का ही उदाहरण है हड्डियों का निर्माण होना। अगला है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो शिशुओं में बताए थे 300, और शिशु में पूछेगा सिर्फ शिशुओं में, ये शिशु नवजात है, नवजात शिशु में 300 होता है, और शिशु में जो 2 से 3 साल का रहता है उसे कितना होता है? तो 208 होता है, 208 होता है, याद रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है यानी हड्डी पाई जाती है? तो वह हाथ में टोटल 30 रहता है, हाथ में 30, दोनों हाथ मिला के 60 और दोनों पैर भी मिला के 60 होता है, यानी टोटल 120 हड्डी दोनों हाथ पैर में ही होता है। अगला है कि किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो वो अंचल संधि के द्वारा जुड़ी रहती है। अगला है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो वह आलना एवं ह्यूमरस से। अगला है कि मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां यानी कि स्चेयम, इलियम और फ्यूबस उपस्थित होता है। आगे देखिए श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन कि श्वसन में बाहरी निकली वायु यानी CO2 की लगभग कितनी % होती है? तो वह होता है 4%। आपको हम बताते हैं कि जैसे 21% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है 78%, कितना? 78%, और कार्बन डाई 4%। जब हम लेते हैं ऑक्सीजन तो 21% आता है, जब छोड़ते हैं तो यह बच जाता है कितना? 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है? 4%। ये पहले कितना रहता है? 0.03% रहता है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करता है? तो वह क्रिया करता है, तो वह श्वसन नाली प्रणाली के द्वारा करता है। अगला है कि शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो वह करता है केवल त्वचा से। अगला है कि यातायात पुलिस शराब के नशे में यानी नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो वह करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। अगला है कि श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी % होता है? अभी बताएं, लगभग 17% होता है। पहले कितना होता है? ये 21% होता है। जब हम बाहर निकालते हैं तो ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। अगला है कि श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिका यानी RBCS करता है। अगला है कि अव्ययी श्वसन में पेशी कोशिकाओं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो वह करता है लैक्टिक अम्ल। अगला है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो उसे कहा जाता है एपिग्लास्टिक। अगला है कि फेफड़े में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वह होता है रुधिर के द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा। अगला है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका में संपन्न होती है? जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अगला है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? वह होता है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अगला है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सीन तथा अनॉक्सिस श्वसन का समान चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीन तथा अनॉक्सिस श्वसन का समान चरण माना जाता है। आगे देखिए श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो वह होता है ATP अणु में होता है। अगला है कि पहाड़ों पर रहने वाले RBCS की संख्या अधिक होती है, क्यों? तो पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, इसी के कारण। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है, तो वह है CO2 एवं परविक अम्ल के रूप में। अगला है कि अव्ययीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वह होता है ग्लाइकोलाइसिस के रूप में होता है। अगला कि मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो वह होता है 12 से 15 बार, ऐसे देता है 16 से 18 बार। आगे देखिए, आगे है कि ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ग्लाइकोलिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। अगला है कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? वह O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, यानी ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। अगला है कि फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो वह होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। अगला है कि मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है?
तो वह होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा तथा पॉन्स में। अगला है फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो वह बना होता है फेलुरा कला का। अगला है सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो वह होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यानी सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो वह होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला है कि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से यानी कितनी ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो वह होता है 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो वह होता है 2। अगला है कि किम्बन अर्थात अनॉक्सिक श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था लुईस पास्चर ने EST में। अगला है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचता है? तो वह पहुंचता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला है फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है? तो वह पहुंचता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। याद रखिएगा, दोनों पूछता है। अगला है कि श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र में किया जाता है? तो वह किया जाता है गैनान श्वसन मापी से। अगला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सी कहलाता है। अगला है श्वसन क्रिया में वायु के विकास घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाइट्रोजन। आगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय जो होता है धड़कने में औसत कितना बार लगता है? तो 32 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार। आगे देखिए कि पाचन तंत्र भी देखते हैं आज। तो पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। पहला है कि लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो वह करता है स्टार्च के पाचन में। स्टार्च किसका बना होता है? तो जो हम सब खाते हैं उसका बाहरी छिलका या छल्ला भी कह सकते हैं, उसी का बना होता है, उसी में पाया जाता है। अगला कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? वह होता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा, और यकृत के द्वारा भी होता है। आगे देखिए कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वह होता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला कि कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित करती है? तो वह करता है सी क्रिएटिन करता है। अगला है कि पित्त का संचय कहाँ होता है? तो वह होता है पित्ताशय में। पित्त जो संचय यानी भंडारित होता है, इसे भंडारित कर सकते हैं। भंडारित होता है पित्ताशय में, लेकिन यह बनता कहाँ है? तो यह यकृत में बनता है, याद रखिएगा। अगला कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है, अभी बताएं, और यह वसा को अम्लीय यानी बसीय अम्लीय में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। अगला है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होती है? तो वह होता है आंत में। अगला कि अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वह होता है ग्रेस्ट्रीन। अगला कि लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अगला कि अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है कर्मान्व कुंचन कहा जाता है। कह रहा है कि अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो वह कर्मान्व कुंचन कहा जाता है। अगला कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? वह पाया जाता है पित्त में। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है, तो वह करता है HCl। अगला कि मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो वह बड़ी आंत में पाई जाती है। अगला है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो वह करता है यकृत। अगला कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह होता है यकृत। आगे देखिए, अगर है कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला यकृत है। पीलिया से कौन अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से हमारा यकृत प्रभावित होता है सबसे पहले। अगला कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वह होता है ग्लूकोज के रूप में। अगला कि कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कॉड मछली के यकृत के तेल में हमें विटामिन A पाया जाता है। अगला है कि मम्पस गलसुआ यानी कि पैरामिस्को वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। अगला कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होता है? वह होता है अग्नाशय में, जिसे पैंक्रियाज कह सकते हैं। अगला कि मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो वह होता है अग्नाशय में। अगला कि जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो वह पाया जाता है अमाशय में। अगला कि यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो वह किया जाता है फाइब्रोबिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन के रूप में। अगला कि यकृत में
उपस्थित, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो वह रोकता है हेपरिन। अगला कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वह पड़ता है वृक्क पर, जिसे किडनी भी बोल सकते हैं। यानी कि मानव जो या मनुष्य जो लंबे समय तक उपवास रखता है उसका प्रभावित अंग कौन सा होता है? वह वृक्क होता है, जो किडनी कह सकते हैं। अगला कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? वह छोटी आंत में। छोटी आंत नाम है लेकिन सबसे लंबा रहता है आहार पाचन तंत्र में। अगला कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है तब शोषक के रूप में होता है, अवशोषण के रूप में। अगला कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है, जो 20 संख्या कितनी रहती है? 20 रहती है। अगला कि किस, यानी इसे दूध की दांत भी कह सकते हैं, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वह किया जाता है वृक्क से, जिसे किडनी कह सकते हैं। अगला इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो वह होता है जस्ता। आगे देखिए कि मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंजाइजर दांत निकलता है, इंसाइजर दांत निकलता है, जो टोटल संख्या कितना रहता है? 20 रहता है दूध की दांत में। तो आज हम 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन? पाचन तंत्र पहला, दूसरा श्वसन तंत्र और तीसरा पढ़ें कंकाल तंत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय